हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने चैनल बीएचयू वाले में। तो आज हम बात करेंगे सेन वंश के बारे में। ठीक है, आज इन्हीं के ऊपर हम बात करेंगे। और सेन के बाद कुछ और राजवंश जिनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है उनके बारे में देखेंगे, जैसे कि कलचुरी और शाही वंश। इसी वीडियो में हम लोग कलचुरी और शाही वंश के बारे में भी देखेंगे, इनकी महत्वपूर्ण बातों को। ठीक है, इससे पहले हमने बहुत सारे लेक्चर ले चुके हैं पूर्व मध्यकालीन भारत के, जिसमें आपके राजपूतों की उत्पत्ति कैसी हुई इसका वीडियो है। सबसे पहले आपका सिलेबस गया है कि पूरा मिडवल हिस्ट्री का सिलेबस क्या है, फिर राजपूतों की उत्पत्ति क्या हुई, गुर्जर प्रतिहार, चौहान, गढ़वाल, चंदेल, परमार, इनके बारे में लेक्चर हो चुके हैं। तो अगर आपने उसे नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए। तो आज हम बात करेंगे सेन वंश के बारे में, जो कि पाल राजवंश, जब बंगाल के पाल वंश ये कहाँ शासन कर रहे थे, बंगाल में, जब इनका पतन होता है तो उदय होता है सेन वंश का। ठीक है, सेन वंश का उदय होता है। इसके बाद सेन राजवंश जो है कि सेन राजवंश की स्थापना सामंत सेन, ठीक है, सामंत सेन नामक व्यक्ति ने सेन राजवंश की स्थापना की थी। इसकी स्थापना इन्होंने जो है कि अपना अगर देखा जाए तो स्टार्टिंग में ये लोग कड़ात, ठीक है, कड़ात यहाँ से अपनी जो भी सैनिक गतिविधियाँ राजपाट यहाँ से करते थे। ठीक, फिर बाद में अस्थायी रूप से ये लोग राड, ठीक है, राड राड नामक स्थान पे ये लोग अस्थायी रूप से अपना राज्य स्थापित करते हैं। देखिए लोग देखते हैं कि जो इसके संस्थापक होते हैं सामंत सेन, इसने कोई राजकीय उपाधि धारण नहीं की थी, कोई भी राजकीय उपाधि इसने धारण नहीं की थी। तो जब पाल वंश का पतन होता है, पाल वंश का मतलब बंगाल में जब पाल वंश का पतन होता है तो जो बंगाल है वो सेन राजवंश के नियंत्रण में आ जाता है और सामंत सेन राड नामक स्थान पर इसकी स्थापना करता है और यहाँ से वो शासन करने लगता है। तो प्रारंभिक अगर शासक की बात करें या संस्थापक की बात करें तो वो आपके ठीक है, सामंत सेन। इनके बाद एक शासन करते हैं हेमंत सेन, ठीक है, हेमंत सेन, हेमंत सेन। तो ये दोनों लोग शासन जो है कि 1070 ईस्वी से लेकर 1096 ईस्वी यानी कि एडी, इतने तक ये दोनों मिलकर शासन करते हैं, सामंत सेन और हेमंत सेन। ठीक है, संस्थापक इसके सामंत सेन है। लोग बताए कि प्रारंभ में ये लोग कड़ाद में किए और फिर अस्थायी रूप से राड नामक स्थान पर इन लोगों ने अपना छोटा सा राज्य स्थापित किया, लेकिन कोई इन्होंने उपाधि धारण नहीं की। जो ये हेमंत सेन जो थे ये इन्हीं के पुत्र थे, सामंत सेन के क्या थे, पुत्र थे, इनके ये पुत्र थे। और इनका जो है कि अभिलेखों में इनका वर्णन भी है, कहा जाता है कि सेन वंश की जो अभिलेख है उसमें इन्होंने ये जो हेमंत सेन है इन्होंने राजकीय उपाधि धारण की, इन्होंने कोई राजकीय उपाधि धारण नहीं की है। ठीक है, एक मिनट कुछ क्लियर कर लेते हैं। तो हेमंत सेन ने अभिलेखों में कौन सी, महाराजा धीराज, महाराजा धीराज, ठीक है, महाराजा धीराज की इन्होंने उपाधि धारण की है। और इनकी तुलना भी कुछ कुछ सामंत सेन से की जाती है। कहा जाता है कि सामंत सेन की तुलना में इनका जो साम्राज्य था काफी सुदृढ़ था। ठीक है, इनके टाइम पीरियड तक साम्राज्य काफी सुदृढ़ हो गया था। तो चलिए कुछ महत्वपूर्ण बातों के बारे में जानते हैं। ये तो हमने देख लिया, बैकग्राउंड देख लिया, पृष्ठभूमि देख लिया कि किसने स्थापना की और कहाँ की और किसके पतन की बात की। ठीक, तो इसके संस्थापक आपके सामंत सेन है। इसके बाद हेमंत सेन शासन करते हैं, दोनों मिलकर कितने तक शासन करते हैं, तो 1070 से 1096 तक। ठीक है, ये सामंत सेन और हेमंत सेन इनके पुत्र का टाइम पीरियड है। वास्तविक संस्थापक इसके जो है सेन वंश के वास्तविक संस्थापक आदि पुरुष वीर सेन, ठीक है, वीर सेन, आदि पुरुष वीर सेन को इसका वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। इनकी राजधानी देखें तो विक्रमपुर, ठीक है, विक्रमपुरा, विजयपुरा, कर्णसुवन और लक्ष्मणवती, ठीक है, ये इनकी राजधानियां थी, सेन वंश की ये राजधानियां थी। ठीक, कि उन्होंने कौन कौन सी राजधानियों पर शासन किया। इसके बाद हम लोग देखें तो विजय सेन जो कि इस वंश का काफी महत्वपूर्ण शासक है। और इसका टाइम पीरियड अगर आपका देखें कि इन्होंने शासन किया है तो 1095 से लेकर 1158, ठीक है, इस टाइम पीरियड तक इन्होंने शासन किया है, 1095 से 1158। ठीक है, जो कि सामंत सेन के पुत्र थे, हेमंत सेन और विजय सेन दोनों सामंत सेन के पुत्र थे।
तो इन्होंने विजयसेन की जो प्रारंभिक राजधानी थी वो विक्रमपुर थी, और उसके बाद इन्होंने राजधानी कहाँ बनाया, विजयपुर। ठीक है, तो सेन प्रारंभिक राजधानी विक्रमपुर, फिर उसके बाद विजयपुर। ठीक, लक्ष्मण सेन, यहाँ लक्ष्मण सेन है। ठीक है, इसी वंश का एक शासक होता है, और उन्होंने राजधानी लक्ष्मणवती बनाया था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है कि लक्ष्मणवती लक्ष्मण सेन ने बनाया था। ये चीज़ हमने देखा। इसके बाद जो मिन्हाज सिराज है, ये एक देखेंगे मुस्लिम टाइम पीरियड में कुतुबुद्दीन ऐबक के हैं। ठीक है, टाइम पीरियड के हैं ये, कुतुबुद्दीन ऐबक के टाइम पीरियड में, और रजिया के बारे में काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन देते हैं, यानी कि दिल्ली सल्तनत से रिलेटेड एक ये इतिहासकार है, विद्वान है। तो इन्होंने बताया है कि उसकी राजधानी क्या थी, नादिया थी। तो लक्ष्मण सेन की एक राजधानी नादिया भी थी, बंगाल का नादिया था, एक जिला है। ठीक है, तो वो लक्ष्मण सेन की राजधानी थी, ये मिन्हाज सिराज के अनुसार। आपको बताइए पाल वंश के बाद इसकी स्थापना हुई थी, कड़ार देश में ये लोग शुरू में किए। उसके बाद उन्होंने हिरार नामक स्थान पे अस्थायी रूप से अपना स्थापना किया। ये लोग अपनी उत्पत्ति जैसे अलग अलग बताते हैं कि हम ब्राह्मण हैं, कुछ बताते हैं कि क्षत्रिय हैं, तो वैसे ये लोग अपनी उत्पत्ति जो है कि दक्ष दक्ष परंपरा से मानते हैं। ठीक है, आनंद भट्ट की बल्लाल चरित। ठीक है, आनंद भट्ट जो कि लेखक है बल्लाल चरित, याद रखिएगा बल्लाल चरित किसने लिखी है, आनंद भट्ट। ठीक है, इस सेना में सेनों को महाभारत के वीर कर्ण से जोड़ा जाता है। जो वीर कर्ण थे, जो कि कौरवों की तरफ से कर्ण थे, तो वो जो कर्ण थे उनके ये लोग अपने को अपना वंशज मतलब आनंद भट्ट की बल्लाल चरित में ये लोग कहते हैं कि उनके अनुसार जो सेन वंश के शासक थे वो लोग कर्ण के वंशज थे, महाभारत के जो कर्ण थे उनके वंशज थे। ठीक है, जैसे प्रतिहार बोलते हैं कि हम लक्ष्मण के वंशज थे, वैसे ही। ठीक है, अब बात करते हैं विजय सेन, जिसकी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर हम लोग देखा जाए तो सेन वंश के एक महत्वपूर्ण शासक है, और इनसे काफ़ी सारे क्वेश्चन भी बनते हैं। तो आपको पहले ही टाइम पीरियड बता दिया था, 1095 से 1158। इन्होंने जो उपाधि है अरिराज विशव शंकर, ठीक, इस ये उपाधि धारण की है। इसका उल्लेख हमें देवपाड़ा अभिलेख से मिलता है, जो कि बैरकपुर और पैकोर अभिलेख, इसमें भी हमें इनकी उपाधि मिलती है। और इनके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है, महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन जिससे हम लोग पता कर पाते हैं सेन वंश के बारे में, इस अभिलेखों से हमें प्राप्त होती है। ये तो जो है शैव मता के थे, यानी कि शैव धर्म को यानी शिव को मानते थे। ठीक, तो जो सेन वंश के शासक थे विजय सेन, वो शैव धर्म के मानते थे, और इनकी जो है कि सफलताओं से आकृष्ट होकर, मतलब इनकी सफलता, जो भी सफलताएं हासिल की थी, विजय हासिल की थी, इनके उल्लेख भी हम लोग देखेंगे देवपाड़ा प्रशस्ति। ठीक है, देवपाड़ा प्रशस्ति है, इनमें इनके विजयों का उल्लेख है। ठीक है, हमें इनकी विजयों का उल्लेख इस अभिलेख में मिलता है। इसके रचयिता जो है धोई है, धोई धोई नामक एक विद्वान है, जो देवपाड़ा प्रशस्ति के लेखक है। इसमें विजय सेन के जो है कि उल्लेख है, विजय का उल्लेख है। और इन्होंने देखा जाए तो नेपाल और मिथिला को पराजित किया था। जो भी विजय है इसमें देवपाड़ा में है, जिसमें इन्होंने नेपाल और मिथिला, ठीक है, और मिथिला पराजित किया था। ठीक है, नव्य और वीर भी कहा जाता था। दूसरा हम लोग देखेंगे तो आपको हमने बताया कि इन्होंने राजधानियां विक्रमपुर और विजयपुर, पिछले पे भी देखा था कि राजधानी कौन सी, विक्रमपुर और विजयपुर, विजयपुर राजधानियां दो बनाई। ठीक है, आगे विक्रमपुर फिर विजयपुर, ये दो राजधानी इन्होंने स्थापित की थी, शैव धर्म के थे। ठीक है, हरिराज बिशप शंकर की उपाधि धारण की थी। इनकी और भी उपाधियां जैसे परमेश्वर, परम भट्टारक, महाराजा धीराज, ये सारी उपाधियां जैसे गुप्त शासकों ने भी धारण की है, कुछ गुप्त वंश के शासकों ने भी ऐसी उपाधियां भी इन्होंने धारण की थी। ठीक, इनके जो है कि विजय का उल्लेख धोई देवपाड़ा प्रशस्ति में किया है, इसके लेखक याद रखिएगा धोई है। और दूसरा देखेंगे कि विजय सेन की सफलताओं से आकृष्ट होकर श्रीहर्ष, ठीक है, श्रीहर्ष ने विजय प्रशस्ति और गोल्डविंस प्रशस्ति नामक काव्य की रचना की। तो याद रखिएगा कि विजय प्रशस्ति और गोल्डविंस प्रशस्ति किसकी रचना है, तो श्रीहर्ष की है, और इसमें विजय सेन की सफलताओं का वर्णन है। जो श्रीहर्ष था पहले कन्नौज के गढ़वाल शासकों के दरबारी थे। याद रखिएगा, पूछा जाता है कभी कभी कि जो श्रीहर्ष थे वो किनके दरबारी रह चुके हैं, या फिर पहले किसके दरबार में थे, तो ये पहले गढ़वालों के दरबार में थे। जब इनका पतन हो जाता है तो फिर ये इनके दरबार में आ जाते हैं। ठीक है, उमापतिधर, ठीक है, उमापतिधर विजय सेन की देवपाड़ा प्रशस्ति के लेखक थे। ठीक है,
उमापतिधर या फिर धोई, ठीक है। इसमें कहीं कहीं मिलता है तो आप देख लीजिएगा। तो उमापतिधर विजय सेन की देवपाड़ा प्रशस्ति के लेखक थे। ये अभिलेख है, ठीक है। इसकी रचना ये उमापतिधर ने की थी। दूसरा लोग इम्पोर्टेंट शासक के बारे में बात करें तो वह बल्लाल सेन, ठीक है। दूसरे बल्लाल सेन जिन्होंने उपाधि गाडेश्वर, निशंक शंकर और इन सबकी इन्होंने उपाधियां धारण की। और क्या क्या इन्होंने लिखा है तो दान सागर और अद्भुत सागर, ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है कि बल्लाल सेन ने कौन कौन सी रचना की थी। तो दान सागर और अद्भुत सागर ये बल्लाल सेन सेन वंश के शासक का जो है कि शासक द्वारा लिखी गई है। इनका टाइम पीरियड आप 1158 से 1178 ईस्वी है। इन्होंने ये उपाध्याय धारण की। 1159 ईस्वी में देखेंगे कि बंगाल का शासक बनते हैं। दूसरा हम लोग देखेंगे तो बंगाल में जो भी जाति प्रथा थी, कुलीन प्रथा थी, उनको संगठित करने का भी श्रेय इन्हीं को जाता है, ठीक। तो जाति प्रथा, कुलीन प्रथा जो भी थे उनके मतलब एक सामाजिक आंदोलन मतलब एक जो कुलीनवाद था उसके प्रवर्तक भी बल्लाल सिंह कहे जाते हैं, ठीक। इन्होंने पाल शासकों की तरह गोडेश्वर, ठीक है, गोडेश्वर की उपाधि धारण की थी और ये भी शैव बताने आए थे, ठीक। तो ये लोग शैव धर्म के थे, याद रखिएगा। कभी पूछ देता है कि किस मत को मानने वाले थे, शैव धर्म को। इसने जो है कि अद्भुत सागर जो कि खगोल शास्त्र की थी, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। कभी पूछ देता है कि इसकी विषय वस्तु क्या है, ठीक। तो जो अद्भुत सागर याद रखिएगा खगोल से संबंधित है। ये काफी अच्छे विद्वान भी थे और इन्होंने खगोल पे एक पुस्तक लिखी थी अद्भुत सागर, लेकिन ये इसे पूर्ण नहीं कर सके थे। और बाद में जो आगे इनके शासक बनते हैं, ठीक है, लक्ष्मण सेन, इनके पुत्र इसे ये पूरा करते हैं। लक्ष्मण सेन इस पूरा करते हैं। दूसरा हम लोग देखेंगे कि ये अपने दरबार में बहुत सारे विद्वानों को संरक्षक भी रखते हैं। खुद तो विद्वान थे ही, लेकिन और भी सब विद्वान थे इनके दरबार में थे। और जो सागर ये पूरा उनके पुत्र ने पूरा किया था। चलिए इसके बारे में आगे हम लोग देखते हैं। आपको हमने बताया कि कुलीनवाद, ठीक है, कुलीनवाद नाम से प्रसिद्ध एक सामाजिक आंदोलन भी इन्होंने शुरू किया था और जो कि बंगाल में शुरू किया था, ठीक है। जिसका उद्देश्य क्या था तो कुलीन जातियों की श्रेष्ठता एवं सत्ता की शुद्धता बनाए रखने के लिए, यानी कि कुलीन जातियों के लिए इन्होंने ये सामाजिक आंदोलन शुरू किया था। सो तो उसी ने कन्नौज से, ठीक है, कन्नौज जो देखते हैं त्रिपक्षी संघर्ष इसके लिए हुआ था। और पूरे मध्यकालीन भारत में जो है कि पाटलिपुत्र या फिर मगध को छोड़कर ये जो है कि कन्नौज काफी ज्यादा प्रतिष्ठित हो जाता है, इसके लिए संघर्ष होने लगता है। इसके जो है कि व्यापारिक गतिविधियों और भी ये सैन्य गतिविधियों के कारण ये काफी फेमस हो जाता है। तो कन्नौज पूर्व मध्यकालीन भारत में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो इसी ने सर्वप्रथम कन्नौज से ब्राह्मणों को बुलाकर उन्हें बंगाल में बसाया था, ठीक। उन्हें बंगाल में बसाया और बंगाल के लिए काफी कुछ कार्य किया था। वृद्धावस्था में बल्लाल सिंह देखते हैं कि ये भी एक हमने वीडियो में देखा था कि कई सारे शासक थे जिन्होंने जल समाधि ले ली थी, जैसे नागभट्ट था। तो वैसे ही बल्लाल सेन ने भी प्रयाग में जाकर क्या ले ली थी, जीते जी उसने जल समाधि और अपनी जीवन सत्ता को इसे समाप्त कर लिया था। तो याद रखिएगा, पूछा जाता है कि इसने अपनी मृत्यु कैसे की थी, किस शासक ने जल समाधि लेकर अपने प्राण त्याग दिए थे। तो उसमें से एक बल्लाल सेन भी है, ठीक। दूसरा हम लोग बात करेंगे लक्ष्मण सेन। इसकी बात हम लोग देखेंगे तो मध्यकालीन भारत में भी आएगी और पूरे मध्यकालीन में तो है ही। जिसका टाइम देखिए 1178 से 1205 है। आप लोग क्रम भी ध्यान देते चलिएगा, क्योंकि अब जो है कि एग्जाम का जो पैटर्न है वो क्रम पे आ गया है कि शासकों को क्रम से लगाइए। तो लक्ष्मण सेन काफी महत्वपूर्ण शासक है, इससे काफी क्वेश्चन बनते हैं। तो पहला ये बल्लाल सेन का पुत्र था। परम भागवत और अरिराज मदन शंकर की इन्होंने उपाध्याय धारण की थी। और बल्लाल सेन के अधूरे कार्य यानी कि जो है कि अद्भुत सागर को इन्होंने पूरा किया था, जो कि खगोल की पुस्तक थी, ठीक। इसकी प्राचीन राजधानी गौड़, ठीक है, जो इनकी प्राचीन राजधानी थी गौड़ के समीप नई राजधानी लक्ष्मणवती, ठीक है, लक्ष्मणवती, लक्ष्मणवती, ठीक है, या लखनौती दोनों कहते हैं। तो याद रखिएगा कि सेन वंश में ये क्योंकि पूछता है कि सेनों को सेनों की राजधानी जो लखनौती थी उसे किसने राजधानी बनाया था, तो ये लक्ष्मण सेन ने बनाया था, ठीक है। ये पश्चिम बंगाल में किया था इसने। और इनके जो समकालीन शासक की बात करें तो इनके समकालीन जो शासक थे वो जयचंद थे, ठीक है। जयचंद गढ़वाल जयचंद इसके समकालीन था। समकालीन कौन था?
जयचंद, ये गढ़वाल था, याद रखिएगा। ठीक है। दूसरा हम लोग देखेंगे कि इसने बहुत सब लंबी, अगर प्राचीन भारत में बात करें तो बहुत लंबी उपाधि धारण की थी, जिसमें अश्वपति, गजपति, नरपति। और बस याद रखिए कि इन्होंने इसने काफी लंबी उपाधि धारण की थी। ये उपाधि नहीं पूछेगा, लेकिन ये उसकी उपाधि थी। ठीक। लक्ष्मण सेन बल्लाल सेन का उत्तराधिकारी था। लेकिन अगर हम लोग देखें, अभी हम लोग जितने भी सेन वंश के शासकों के बारे में पढ़ा, तो हमने पढ़ा कि वो लोग क्या थे, शैव धर्म के थे। तो याद रखिए, क्वेश्चन वही पूछा जाता है जो कि अपवाद होता है। तो शैव धर्म के बाकी शासक थे, लेकिन ये क्या था, ये वैष्णव धर्म का शासक था। और इसी के टाइम पीरियड में बंगाल में वैष्णव धर्म का देखते हैं कि उदय होता है, पूजा पाठ शुरू होता है। तो ये अपने पूर्वजों के विपरीत वैष्णव धर्म का अनुयायी था। इसने बंगाल में हरि विष्णु, ठीक है, की पूजा का प्रचलन इसी के समय से शुरू होता है। और लक्ष्मण जो सेन के लेखक अभिलेख मिले हैं, उसमें इसने स्तुति भी विष्णु की स्तुति से शुरू की है। मतलब जो भी लेख स्टार्ट हुए लिखने के, वो इसी के टाइम पीरियड में मतलब कि वो विष्णु जी के आराधना से, पूजा पाठ से शुरू हुए। ठीक। इसके दरबार में बहुत सारे जो है कि विद्वान भी रहते हैं, जिसमें जयदेव हो जाएंगे, गीत गोविंद के लेखक जयदेव, धोई। ठीक है। ये लोग इसके जो है कि दरबार में थे। और इसके देखते हैं कि इसके मृत्यु के पश्चात काफी सेन वंश का जो अब पतन होता है, धीरे धीरे शुरू हो जाता है। उतने अच्छे मतलब कि प्रबल शासक नहीं हो पाते हैं, और धीरे धीरे पतन की तरफ बढ़ता जाता है। एक महत्वपूर्ण और भी बात है, दूसरा हम लोग देखेंगे, इसी के समय में बख्तियार खिलजी, ठीक है, बख्तियार खिलजी इसी के टाइम पीरियड में आक्रमण करता है और काफी विध्वंस करता है, और यहाँ पे इसकी राजधानी पे आक्रमण करके अधिकार भी कर लेता है। तो वो 1202 ईस्वी में, 1202 ईस्वी में बख्तियार खिलजी, बख्तियार, वेट, बख्तियार खिलजी 1202 में करता है इसकी राजधानी लक्ष्मणवती पे। ठीक है। और ये वहां से भाग जाता है, काफी बहुत सारा संहार वंहार करता है। इसके बाद वो नालंदा वालंदा पे भी जाता है, जला देता है। तो ये 1202 में, यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक का टाइम पीरियड रहता है, उस टाइम ये करता है। दूसरा हम लोग देखेंगे, गीत गोविंद के रचयिता और प्रसन्न राघव, याद रखिए इंपॉर्टेंट है, पूछता है बहुत ज्यादा, कि लेखक जयदेव ने इसी के दरबार में थे। उन्होंने पीयूष वर्ष की उपाधि भी धारण की थी, तो इनका कहीं कहीं नाम पीयूष वर्ष भी मिलता है। नव्य न्याय, जिसका केंद्र नादिया भी था, के प्रवर्तकों में जयदेव को पक्षधर मिश्र के नाम से जाना जाता है, और वो काव्यकारों में पीयूष वर्ष के नाम से जाने जाते हैं। जैसे देखेंगे हम लोग कि जैसे अकबर के दरबार में नवरत्न थे, विक्रमादित्य के नवरत्न थे, चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्न थे। ठीक है। और भी ऐसे, तो ऐसे लक्ष्मण सेन के 5 रत्न थे। ठीक है। मध्यकालीन भारत में या पूर्व मध्यकालीन भारत में लक्ष्मण सेन सेन वंश के शासक, मतलब सेन वंश के शासक के दरबार में 5 रत्न, यानी कि 5 महान कलाकार, लेखक, विद्वान थे, जिसमें जयदेव है, ठीक है, धोई है, गोवर्धन है, उमापति है और चरण है। ये 4 है, याद रखिएगा। ठीक। इसके दरबार में संयुक्त और भी लेखक थे, जिसमें संयुक्त कर्णामृत के लेखक श्रीधर दास भी इसके दरबार में थे। पवन दूत के लेखक धोई हैं, ये बहुत ज्यादा बार पूछा गया है क्वेश्चन, तो इम्पोर्टेंट है, जेआरएफ ने भी पूछा है आपका, और यूजी पीजी में तो पूछा ही है। और ब्राह्मण सर्वस्व के लेखक हलायुध थे। तो ये सब भी इसी के दरबार में थे। जो हलायुध थे, इसके प्रधान न्यायाधीश एवं मुख्यमंत्री थे। ठीक है। और लेखक भी थे साथ साथ। तो ये इनके दरबार में कुछ विद्वान थे जो कि इम्पोर्टेंट है, पूछे जाते हैं। गोवर्धन, जो इसके 5 रत्न थे, उन्होंने आर्य सप्तशती लिखा है। ठीक है। गाथा सप्तशती किसने लिखा है, तो हाल हाल नामक ने लिखा है। यहाँ पे ये आर्य सप्तशती है, तो गोवर्धन आर्य सप्तशती के लेखक है। लक्ष्मण सेन ने एक और काम किया था, लक्ष्मण संवत चलाया था। ठीक है। लक्ष्मण सेन नहीं, लक्ष्मण सेन संवत का प्रवर्तन किया था। दूसरा हम लोग देखेंगे, तो इन्होंने जो है कि गढ़वाल जयचंद से काशी एवं प्रयाग जीता था, बताए थे कि ये उसके समकालीन थे। तो उसने गढ़वालों से काशी एवं मतलब कि गढ़वाल काशी और प्रयाग क्षेत्र में शासन करते थे, इन्हीं के अधीन था। तो इनसे ये जीत लिया था, अपने अधिकार में कर लिया था। इसने पुरी, जो कि उड़ीसा में है, काशी एवं प्रयाग में विजय स्तंभ स्थापित किया था। इनकी विजय के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ स्थापित किया था। मिन्हाजुल सिराज, जो कि दिल्ली सल्तनत के महत्वपूर्ण इतिहासकार है, और इनकी जो रचना है काफी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि दिल्ली सल्तनत की जो ज्यादातर जो के इतिहास है, उसमें इनका जो है कि बड़ा मतलब इन्होंने लिखा है, उसे जानकारी मिलती है। और देखेंगे तो एक प्राथमिक स्रोत है। ठीक है। वो अपने आंखों देखा वर्णन करते हैं, मिन्हाजुल सिराज। तो इन्होंने कहा है कि 1202 ईस्वी में, आपको हमने बताया कि तुर्क बख्तियार खिलजी ने लक्ष्मण सेन पर आक्रमण किया और भागीरथी नदी के तट पर उसकी राजधानी नादिया को जीत लिया था। ठीक। और वहां पे अधिकार कर लिया था।
ठीक, तो ये हमने सेन वंश के शासकों के बारे में देखा, जो भी महत्वपूर्ण शासक थे उनके बारे में देखा। अब हम लोग देखते हैं, आपको हमने बताया कि जब सेन वंश का शासक लक्ष्मण सेन के बाद उतने महत्वपूर्ण शासक नहीं आते हैं, और इसके बाद जो है कि ये धीरे धीरे इनका अंत हो जाता है, और बख्तियार खिलजी के आगमन के बाद धीरे धीरे खत्म ही हो जाता है। ठीक, तो इसकी मृत्यु के पश्चात इसके जो दो पुत्र थे बंगाल पर अधिकार बनाए, धीरे धीरे शासन किए। एक था विश्वरूप, ठीक है, इसके बाद देखेंगे विश्वरूप शासन करता है, विश्वरूप सेन, और दूसरा है केशव सेन, केशव सेन। ठीक है, तो ये शासन आपका करता है 1206 से 25 तक। ठीक है, और ये शासन करता है 1225 से 30 तक। ठीक है, लेकिन इनका शासन उतना महत्वपूर्ण नहीं रहता है, और इनके बारे में उतनी जानकारी भी नहीं है कि इन्होंने, क्योंकि इन्होंने उतनी महत्वपूर्ण कार्य नहीं किए थे। ठीक, इनके बाद धीरे धीरे 1230 में जो है कि सेन वंश का जो है कि पतन हो जाता है, और सेन वंश समाप्त हो जाता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे एक दूसरे वंश के बारे में जो आगे देखेंगे, तो वो है कलचुरी। ठीक है, कलचुरी के बारे में हम लोग देखते हैं। तो कलचुरी जो थे, ये अपने आप को अर्जुन, सेन अपने आप को कर्ण का वंशज मानते थे, और कलचुरी कहते थे कि हम किसके वंशज हैं, तो कलचुरी कहते थे कि ये अर्जुन के वंशज हैं। ठीक, और आप गुर्जर प्रतिहार को बात करें तो वो अपने को क्या कहते हैं, वो किसके वंशज थे, तो ये अपने को लक्ष्मण के वंशज बताते हैं। चलिए इनके बारे में देखते हैं। तो दूसरा हम लोग देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण शासकों के बारे में, जिनसे हम लोग बस इनसे वही क्वेश्चन देखेंगे, तो उनसे इनके बारे में वही महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन देखेंगे, उतनी सारी इन्फॉर्मेशन नहीं है इनके बारे में। तो जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण वो देखते हैं। तो ये अपने को अर्जुन का वंशज मानते थे, कंसीडर देमसेल्फ टू बी डिसेंडेंट्स ऑफ अर्जुना। ठीक है, ये चंदेल राज्य के दक्षिण में जो चंदेल थे, चंदेलों के बारे में हमने पढ़ा है, तो चंदेल राज्य था, उसके दक्षिण में चेदी के कलचुरियों का राज था। ठीक है, इनको है चेदी ये भी कहा जाता है, और इनकी राजधानी त्रिपुरी थी। ठीक है, त्रिपुरी याद रखिएगा। तो ये चंदेलों के दक्षिण में शासन करते थे, और यह डाहल जबलपुर क्षेत्र में था। ये एमपी, त्रिपुरी कहाँ पड़ता है, एमपी। कभी पूछ देता है, कांग्रेस के एक अधिवेशन भी हुआ था तो त्रिपुरी में, कौन सा 1939 में हुआ था ना, और 1938 में हाँ हाँ हरिपुरा में हुआ था, हरिपुरा त्रिपुरी, जिसमें सुभाष चंद्र बोस जो है कि बनते हैं दोनों में, फिर बाद में त्रिपुरी में वो रिजाइन कर देते हैं, अपने पद से त्याग पत्र देते हैं, तो वही जगह है। तो पूछता भी कभी कि त्रिपुरी किस क्षेत्र में पड़ता है, तो वो एमपी में है। ठीक है, डाल जबलपुर एमपी एमपी में पड़ता है, और ये वर्तमान तेवर गांव है। ठीक, त्रिपुरी जो है कि इन्हें चेदी या है वंश भी कहते हैं, ये भी पूछा जाता है। ठीक है, कि कलचुरी वंश को और किस नाम से जाना जाता है, तो चेदी या फिर है वंश के नाम से भी इनको जाना जाता है। ठीक, दूसरा हम लोग देखेंगे, इसका जो प्रथम शासक था वो कोकल प्रथम था। ठीक, कलचुरी वंश का, और जो कि 845 वंश में 845 ईस्वी में गद्दी पे बैठता है। तो इसका संस्थापक अगर हम लोग कहें तो वो कोकल प्रथम था। ठीक, 10वीं शताब्दी के मध्य हम लोग देखते हैं तो युवराज प्रथम 915 ईस्वी से 945 ईस्वी तक महत्वपूर्ण इस वंश का शासक होता है, और इसके शासन के काल में राजशेखर के बारे में आपको पता ही होगा। पहले ये किसके दरबार में थे, तो ये पहले प्रतिहारों के दरबार में थे। किसके दरबार में, महेंद्रपाल और महीपाल, मतलब पिता और पुत्र, महेंद्र और महीपाल इनके दरबार में थे। जब उनका पतन हो जाता है तो ये कलचुरियों के दरबार में आ जाते हैं। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो ये त्रिपुरी कन्नौज छोड़ कहाँ जाते हैं, त्रिपुरी एमपी में आ जाते हैं, और यहीं पर इन्होंने अपनी काव्य मीमांसा, ठीक है, काव्य मीमांसा और विद्यासाल भंजिका नामक 2 ग्रंथों की रचना की थी। यहाँ पे इन्होंने बहुत सारे ग्रंथ की भी रचना की थी। आपको हमने वहाँ पे डिटेल में बताया कौन कौन सी रचनाएं ये थी, जो कि एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो वो सारे हमने बताया, तो आप वो लेक्चर देख लीजिएगा। दूसरा हम देखेंगे भेड़ाघाट, जो कि जबलपुर एमपी में है, का प्रसिद्ध 64 योगिनी मंदिर का निर्माण किसने कराया है, तो कलचुरी शासक युवराज प्रथम ने। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। पहले तो लोकेशन याद कर लीजिए, जो 64 योगिनी मंदिर है कहाँ है, तो भेड़ाघाट जबलपुर, जो कि कहाँ पड़ता है, एमपी में। तो इसे कलचुरी शासक युवराज प्रथम ने कराया था। इसे गोल की मठ भी कहते हैं। ये सारे क्वेश्चन पूछे हुए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसे गोल की मठ भी कहते हैं। दूसरा हम लोग देखेंगे युवराज प्रथम ने चालुक्य राजकुमारी नाला देवी से विवाह किया था।
ठीक है। इसका पहले भी आपको हमने जिक्र किया था। तो इन्होंने नाला देवी से विवाह किया था, चालुक्यों से विवाह किया था, और राजशेखर ने युवराज प्रथम को यूनिजंग, ठीक है, यूनिजंग और त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि भी कहा है। यहाँ पे भी है, ठीक है। त्रिकलिंगा युद्ध भी कहा है। तो ये इन्होंने उपाधि दी थी। ऐसे ही इन्होंने देखेंगे कि जो गुर्जर प्रतिहार के शासक थे महेंद्रपाल और महिपाल को भी उपाधि दिया था। रघुकुल मुक्तामुड़ी और रघुकुल चूड़ामणि, ऐसे सारी उपाधियां भी दिया था उन्होंने। तो ऐसे ही इन्होंने युवराज प्रथम को भी दिया था। हम लोग देखेंगे तो युवराज प्रथम के बाद काफी सारे शासक बनते हैं, लेकिन उनके कुछ उतने उल्लेखनीय या फिर महत्वपूर्ण कार्य नहीं है जो कि पूछे जाते हैं इतिहास में, या फिर बहुत महत्वपूर्ण उन्होंने कोई कार्य नहीं किया ना, उतने प्रबल शासक थे। जिसमें बस शासक के बारे में देख ले तो लक्ष्मण राज, शंकर तृतीय, युवराज द्वितीय, कोक्कल द्वितीय, ये लोग शासन करते हैं। इसके बाद एक शासक बनते हैं कलचुरी में, जो कि सबसे ज्यादा फेमस है और इनसे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये कहा जाता है इन्हें प्रतापी शासक भी कहा जाता है। तो वो है गांगदेव। तो पहले दिन से क्वेश्चन आता है कि ये किस वंश के शासक थे। तो ये कलचुरी शासक थे। कहाँ शासन किए हैं, तो त्रिपुरी में। और इनका टाइम पीरियड कहाँ है, तो 1019 से 1041, ये इनका टाइम पीरियड है। इस टाइम पीरियड में इन्होंने शासन किया, और मतलब 3-4 शासक उसके बाद जो शासक बने उनमें सबसे प्रतापी शासक थे, ठीक। दूसरा हम लोग देखेंगे जो ये थे कोकल द्वितीय के पुत्र थे, जो 990 से 1019 तक शासन करते हैं। इनके बाद ये शासन करते हैं। तो ये कोकल द्वितीय के पुत्र थे, ठीक। इन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी गांगदेव ने। और पूर्व मध्यकाल में स्वर्ण सिक्कों के अप्रचलित हो जाने के बाद गांगदेव कलचुरी ने उत्तर भारत में प्रारंभ कराया था। तो सबसे पहले देखेंगे कि पूर्व मध्यकाल में बहुत कम ही ऐसे शासक सिक्के चलाए हैं, और इसने जो है कि लक्ष्मी लक्ष्मी प्रकार के सिक्के इन्हीं ने स्टार्ट किया था, वो भी सोने के। तो जब उत्तर भारत में ये प्रचलन से जाते हैं, तो उसे शुरू किया है गांगदेव ने। सबसे इम्पोर्टेंट इसका है ये वाली लाइन, मतलब बैठी हुई लक्ष्मी प्रकार के सिक्के किसने चलाए थे, तो गांगदेव ने, सोने के थे। तो इम्पोर्टेंट है। इनकी नकल देखते हैं, गढ़वालों ने भी की है, गढ़वालों ने भी चलाए, कलचुरी की नकल की है। तो ये कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि गढ़वालों ने किसकी नकल करके लक्ष्मी की बैठी हुई सिक्के चलाए थे, तो ये कलचुरियों के, ठीक। गांगदेव ने प्रयाग में वट वृक्ष के नीचे अपनी 100 रानियों के साथ क्या करता है, ये मृत्यु की प्राप्ति कर लेता है। ये भी क्वेश्चन पूछा था है कि ऐसा कौन सा शासक था जो प्रयाग में, देखेंगे कि कई सारे पिछले लेक्चर में देखे थे, भी से पहले भी लेक्चर में देखे थे कि बल्लाल सेन भी जल समाधि ले लेता है प्रयाग में। तो ऐसे ही और भी शासक थे जो जल समाधि ले लेते हैं, और प्रयाग में कई सारे शासकों ने अपना जीवन लीला समाप्त की है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, या फिर इसे भी आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो इसने जो है कि अपनी 100 रानियों के साथ अपने वट वृक्ष के नीचे अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेता है। तो ये गांगदेव के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी। दूसरा हम लोग देखेंगे इसका पुत्र कर्णदेव। अपने को ये लोग किसका वंशज भी मानते थे, कर्णदेव का, कर्ण का, सॉरी, ये लोग तो अपने को अर्जुन का मानते थे, सेन अपने को कर्ण का मानते थे, ठीक। तो गांगदेव का पुत्र कर्ण था। इस वंश का सर्वाधिक प्रतापी राजा ये भी हुआ। इसके बाद इसका पुत्र भी काफी महत्वपूर्ण है, और उसने गुजरात के चालुक्य नरेश भीम भीम से मिलकर परमार परमार शासक भोज, जो कि इसके इस टाइम में काफी प्रतापी थे, वो भी भोजों में सबसे अच्छे मतलब महत्वपूर्ण शासक थे, उनको ये पराजित करता है, ठीक है। कर्ण पराजित करता है। और कर्णदेव ने कलिंग विजय कर किसकी उपाधि धारण करता है, त्रिकलिंगाधिपति, ठीक है। युवराज प्रथम की भी ये उपाधि है। तो जब वो कलिंग पे विजय करता है, देखिए कलिंग के लिए काफी महत्वपूर्ण है, कलिंग के लिए काफी संघर्ष होता रहता है। क्यों, क्योंकि उसकी व्यापारिक, कलिंग क्यों इतना इंपॉर्टेंट हो गया, देखेंगे अशोक ने भी कलिंग की विजय की है, और कलिंग के लिए हमेशा कहीं ना कहीं देखेंगे संघर्ष होता रहता है। तो आप देखेंगे कलिंग का जो ये लोकेशन है, ठीक है, अपने मैप में उतने अच्छे से मैंने बनाया नहीं है, तो ये जो कलिंग का लोकेशन है, तो ये यहाँ से व्यापार आसानी से हो जाता था, और इसकी सैन्य जो है कि सैन्य सैन्य शक्ति बहुत प्रबल थी, तो व्यापार के लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाता था। कोई भी साम्राज्य जो है कि धन से ही चलता है। तो देखेंगे यहाँ से हम लोग साउथ ईस्ट एशिया में भी आराम से कर सकते हैं, इधर से हम लोग अफ्रीका अरब के लिए भी जा सकते थे, और चीन के लिए भी यहाँ से जो है कि व्यापारिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण था, ठीक है। तो यहाँ इसने कलिंग विजय की और उपाधि धारण की इसने। कर्ण का एक स्तंभ लिख बंगाल के वीरभूम जिले से मिले हैं, ठीक। अगर हम लोग देखेंगे सेन कल्चर इन सब का हम लोग देखेंगे, तो बंगाल से काफी इन लोग के अभिलेख मिले हैं और जानकारी भी मिलती है। कर्ण का विवाह हूण राजकुमारी
आवल देवी से हुआ था, कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है। और इससे यशकर पुत्र हुआ था। ये आवल देवी किसकी पत्नी थी? तो कर्ण की थी, कर्ण देव की, कलचुरी। अब देखेंगे दीपंकर आतिशा, ठीक है, विग्रहपाल तृतीय, ठीक है, जो कि पाल शासक थे 1055 से 70 ईस्वी, एवं कलचुरी कर्ण, कर्ण के बीच कपाल संधि कराई थी। ये इंपॉर्टेंट है। पूछा जाता है कि किसके मध्यस्थता के कारण या फिर किन दो वंशों के बीच में कपाल संधि हुई थी? तो वो विग्रहपाल तृतीय और कर्ण के बीच हुई थी, कलचुरी शासक कर्ण के बीच। किसने कराया था? तो बौद्ध थे, बौद्ध धर्म, मतलब बौद्ध धर्म से संबंधित थे ये, मॉन्क थे, दीपंकर आतिशा ने कराया था। ठीक, विग्रहपाल तृतीय ने कर्ण की पुत्री यवनशी से इसके बाद इसने विवाह कर लिया था, इन दोनों में संधि हुई, इसने विवाह कर लिया और अपनी शत्रुता को मित्रता में बदली। और देखेंगे इस वंश का अंतिम शासक कौन था? तो विजय सिंह था। ठीक, ये लोग शैव धर्म के अनुयायी थे। दूसरा हम लोग देखेंगे इनके बारे में कुछ, बस क्षेत्र देखेंगे और कुछ शासक के बारे में देखेंगे। इनसे बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। तो ये काबुल घाटी के क्षेत्र में तुर्की शाही वंश, ठीक है, तो ये हम लोग देखेंगे हिंदू शाही वंश भी कहा जाता है या फिर शाही वंश भी कहते हैं। ये गांधार प्रदेश में मतलब शासन करते थे, गांधार, ठीक है, काबुल घाटी व गांधार प्रदेश में ये स्थापित हुआ था। और इस वंश के शासक जो थे कौन थे? वो लघुत्मान, ठीक है, तुर्की शाही वंश का शासक, उसके ब्राह्मण मंत्री कल्लर ने गद्दी से हटा दिया और 9वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हिंदू शाही वंश, ठीक है, इसकी स्थापना की थी। यानी कि शाही वंश का हटाकर फिर किसकी स्थापना की थी? हिंदू शाही वंश की थी। ये पूछा जाता है कभी कभी, ठीक है। 9वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में इन्होंने हिंदू शाही की स्थापना की थी, ठीक है, 9वीं याद रखिएगा, स्थापना की थी। और इसकी जो की जानकारी हमें, जो कल्लर है इसका मंत्री, इसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन या फिर कैसे इसने स्थापना की थी। कलहड़ की राजतरंगिणी, कलहड़ की राजतरंगिणी, राजतरंगिणी, ठीक है, इसमें हमें इसके बारे में जानकारी मिलती है। अलबरूनी, ठीक है, अलबरूनी कहता है कि जो ये हिंदी शाही वंश के शासक थे ये कुषाणों के वंशज थे, ठीक है, ये उन्हें कहता है कि लोग कुषाणों के वंशज थे। और दूसरा हम देखेंगे कि इस वंश के एक शासक थे भीम ने, तो अपनी पुत्री की शादी उन्होंने लोहार वंश के शासक राम से किया था, सिंह राम से किया था। तो इस वंश के एक शासक थे, क्या नाम था उनका? तो भीम था, हिंदू शाही वंश के एक शासक थे। तो इन्होंने जो कश्मीर के वंश थे, कश्मीर में कई सारे वंश थे, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे, अगला लेक्चर उसी पे होगा, जिसमें कारकोटक, उत्पल, लोहार। तो इन्होंने अपनी पुत्री की शादी लोहार वंश के शासक सिंह राम से की थी, ठीक, जिन्हें कालांतर में दिद्दर नाम की लड़की उत्पन्न हुई थी और फिर इसका विवाह क्षेत्रगुप्त से किया गया था। तो इनकी जो पुत्री थी इनका विवाह सिंह नाम से, और इन्हीं की पुत्री थी दिद्दा, जो कि इतिहास में काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और इनका विवाह क्षेत्रगुप्त से किया गया था। दूसरा हम देखेंगे इस वंश का एक महत्वपूर्ण शासक है जयपाल, ठीक है, 1000 इसी टाइम पीरियड में 1001 ईस्वी में महमूद गजनवी, ठीक है, महमूद गजनवी का आक्रमण हुआ था और महमूद हार गया था। इसी के टाइम पीरियड में हुआ था। इसका हम टाइम पीरियड अगर देखिए तो 986 से 87 ईस्वी, ठीक है, ये इस टाइम गद्दा स्थापित करता है। और इसी टाइम में देखेंगे लगभग गजनी आता है और इसमें ये पराजित हो जाता है, संधि करनी पड़ती है। और ये क्या होता है कि ये अपनी जो है कि आत्मदाह कर लेता है। जब ये पराजित हो जाता है और अपमानित होता है तो ये आत्मदाह करते हैं, यानी कि सुसाइड कर लेता है। और फिर देखेंगे कि जयपाल के बाद उसका उसका पुत्र बनता है आंसपाव, ठीक है, इसको भी जो है कि 2 बार महमूद गजनवी से पराजित होना पड़ता है। तो कभी कभी ये क्वेश्चन आता है एक कि किस मतलब पिता पुत्र को महमूद गजनवी ने पराजित किया था, किस वंश के? तो महमूद गजनवी ने जयपाल और आनंदपाल को पराजित किया था। भीमपाल इस वंश का अंतिम शासक था, जो कि 1026 ईस्वी में मारा गया था, ठीक। तो हम लोग देखेंगे इसके बाद ये पराजित होता है। इनकी जो देखेंगे राज्य तो काफी दूर तक फैला रहता है, सरहिंद, लगमान, कश्मीर, मुल्तान तक इनका राज्य फैला रहता है। और फिर ये पराजित हो जाते हैं और धीरे धीरे इनका वंश क्या होता है? समाप्त हो जाता है। उत्तर पश्चिम भारत का यह पहला हिंदू राज्य था जो मुस्लिम आक्रमण का प्रथम शिकार हुआ और इनका विनाश भी हो गया। तो पहला ये इम्पोर्टेंट है कि कौन सा, मतलब कि उत्तर पश्चिम का राज्य था जो
गजनवी के या फिर मुस्लिम अकबर का शिकार हुआ, समाप्त हुआ, तो ये हिंदू शाही राजवंश थे। ठीक, और इनकी राजधानी याद रखिएगा, ये राजधानी पूछा हुआ है तो उद्वानपुर और वहिंद, इस बार ये पूछा हुआ था नेट जेआरएफ के क्वेश्चन में। तो उद्वानपुर और वहिंद ये इनकी राजधानी थी, जो कि मुस्लिम आक्रमण के कारण समाप्त हो गया। तो ये हमने आज कुछ महत्वपूर्ण देखे। कौन कौन से वंश हमने देखे? तो हमने आज देखा सेन वंश, इसके महत्वपूर्ण शासकों के बारे में। ठीक है, इसके बाद हमने देखा कलचुरी वंश, कलचुरी वंश के महत्वपूर्ण शासकों के बारे में, जो कि एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। शाही वंश के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन हमने देखा जो कि महत्वपूर्ण है। इसके बाद अगला लेक्चर हमारा होगा कश्मीर के राजवंश के बारे में, कश्मीर के राजवंश के बारे में, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसमें कई सारे राजवंश आते हैं। इस बार तो उनका जो है कि कार्यक्रम पूछ दिया था कि कौन कौन से राजवंश थे। तो अगला लेक्चर हमारा इसी में होगा, जिसमें कारकोटक है, उत्पल है, लाहौर है। तो इनके बारे में हम लोग वंश के बारे में देखेंगे, इनसे जुड़े कुछ इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देखेंगे और इसका देखेंगे, इसका कश्मीर के राजवंश के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो ऐसे ही और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद। और अगर आपने और भी लेक्चर्स, पिछले लेक्चर्स नहीं देखे तो उसे जाके देख लीजिए।